रश्मि हमेशा की तरह बच्चे की माँ और बच्चे को आधा घंटा वहीं रुकने को कहा। और फिर ये देखिए, मेरे सूरज को क्या हो रहा है? अरे, इसका चेहरा तो पूरा सूज गया है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अरे, मेरे बच्चे को क्या हो गया? घबराओ नहीं बहन, लगता है बच्चे को रिएक्शन हुआ है। अभी मैं इसे इंजेक्शन लगा देती हूँ, जिससे बच्चे की हालत में सुधार आ जाएगा और फिर डॉक्टर को दिखा देंगे। मुझे वो एनाफिलैक्सिस के लक्षण जैसे लगे, तो फिर मैंने बिना देर किए एड्रेनलिन का एक डोज देने की तैयारी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने एनाफिलैक्सिस किट से डोज चार्ट में देखकर बच्चे की आयु के अनुसार एड्रेनलिन का इंजेक्शन तैयार किया और फिर मैंने बच्चे की जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से को साफ करके 90 डिग्री से सीधे मांसपेशियों पर इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैंने इसकी सूचना नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अफसर को दी और एम्बुलेंस भी बुलवा ली। लो, एम्बुलेंस भी आ गई। बहन, बच्चे को डॉक्टर को दिखा देना। मेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अफसर से बात हो गई है और देखो, बच्चे में थोड़ा सुधार भी आ रहा है। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। माँ का अपने बच्चे के लिए घबराना तो लाजमी है। और फिर बच्चा स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गया और डॉक्टर साहिबा की देखरेख में कुछ ही घंटों में वो ठीक भी हो गया। शाबाश रश्मि, तुमने एक समझदार एएनएम की तरह स्थिति संभाली। शाबाश। धन्यवाद मैडम जी। मैडम, ये एनाफिलैक्सिस क्या होता है? एनाफिलैक्सिस एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है जो ज्यादातर श्वसन प्रणाली, हृदय और त्वचा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मैडम, हम एनाफिलैक्सिस की पहचान कैसे कर सकते हैं? रेनू, एनाफिलैक्सिस के लक्षण टीके के कुछ मिनटों बाद से लेके 1-2 घंटों में देखे जा सकते हैं और ये तेजी से बढ़ते हैं। इसके लक्षण 3 प्रणालियों में दिखते हैं। पहला, श्वसन प्रणाली, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होना, जीभ, होठों, गले के अंदर सूजन आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज आना, सांस लेते समय छाती में घुरघुराहट की आवाज आना, जीभ, होंठ, कान आदि नीले पड़ना देखा जाता है। दूसरा, ये हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है, जिसके लक्षण हैं दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना, बेहोश होना और चक्कर आना देखा गया है। और तीसरा, त्वचा प्रणाली पर इसके लक्षण दिखते हैं, जैसे शरीर पर खुजली होना, शरीर पर लालीपन होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, सूजन आना, खासकर चेहरे, होंठ, जीभ, पलकों आदि पर। एनाफिलैक्सिस बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए बच्चे पर निगरानी रखना और उसे तुरंत इलाज मिलना बहुत जरूरी है। तभी तो लाभार्थियों को टीके के बाद 30 मिनट इंतजार करने को कहा जाता है कि अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत कार्यवाही की जा सके। बिल्कुल सही कहा सुनीता। और इन 3 प्रणालियों में से किसी 2 प्रणालियों में एक-एक लक्षण दिखे तो उसे एनाफिलैक्सिस के तौर पर लें और तुरंत बच्चे को आयु अनुसार एड्रेनलिन का एक डोज लगा दें। मैडम जी, एनाफिलैक्सिस होने पर एएनएम की क्या भूमिका रहती है? एनाफिलैक्सिस का सही समय पर इलाज न करने पर ये जानलेवा हो सकता है। अब इसके लक्षण दिखने पर एएनएम को एड्रेनलिन का एक डोज लगाने की अनुमति है। इसलिए सुनिश्चित करें कि टीकाकरण सेशन करते समय आपके पास एनाफिलैक्सिस किट मौजूद हो। एनाफिलैक्सिस किट हमेशा तैयार होना चाहिए और हमें हर 3 महीने में इसे मेडिकल अफसर से एक्सपायरी डेट के लिए प्रमाणित कराना जरूरी होता है। एकदम सही। मैडम, एनाफिलैक्सिस किट में क्या-क्या सामान मौजूद होना चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा पूजा। किट में एड्रेनलिन के 1 ml 1:1000 डाइल्यूशन की 3 एम्प्यूल, 3 1 ml के बिना सुई वाले ट्यूबरक्यूलिन सीरेंज या 3 40 यूनिट्स के बिना सुई वाले इंसुलिन सीरेंज, 3 24G या 25G की 1 इंच लंबी सुइयां और त्वचा साफ करने के लिए रुई मौजूद होनी चाहिए। हमें एड्रेनलिन की एक्सपायरी डेट का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात,
एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन के नाम से भी आता है। इसके अलावा एनाफिलैक्सिस किट में डोज चार्ट या खुराक सारणी, पीएचसी या सीएचसी के मेडिकल अफसर का नाम और फोन नंबर, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का पता और लोकल एम्बुलेंस का फोन नंबर होना भी जरूरी है। किट में मेडिकल अफसर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। मैडम जी, अगर सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे को एनाफिलैक्सिस है, तो क्या करना चाहिए? एनाफिलैक्सिस सुनिश्चित होने का इंतजार ना करें। जैसे ही लक्षण दिखे और आपको जरा सा भी शक हो तो बिना डरे सही मात्रा में एड्रेनालिन का एक डोज लगा दें। अगर एनाफिलैक्सिस ना भी निकला तो एक डोज से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एनाफिलैक्सिस हो तो बच्चे की जान बचाने में वो एक डोज बहुत कारगर होगा। बस हमेशा ध्यान रहे कि इसकी सूचना जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल के मेडिकल अफसर को दें और बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। अगर एम्बुलेंस के आने में देर हो रही हो तो किसी दूसरी गाड़ी में बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप नजदीकी अस्पतालों के टेलीफोन नंबर सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रखें। मैडम जी, एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, बता दीजिए ना। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले शिशु की आयु के हिसाब से डोज चार्ट में एड्रेनालिन डोज की मात्रा देख लें। किट में मौजूद ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज 1 ml या 40 यूनिट्स के इंसुलिन सिरिंज पर 1 इंच लंबी 24G या 25G की सुई लगा दें। इसके बाद उचित मात्रा में डोज सिरिंज में भर लें। फिर रुई से जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से को साफ करें और 90 डिग्री के कोण पर सीधे मांसपेशियों में इंजेक्शन लगा दें, बिल्कुल वैसे जैसे आप पेंटावेलेंट या डीपीटी का टीका लगाते हैं। एक बात और, अगर बच्चा होश में है तो उसे सीधे लेटाकर उसके पैरों को ऊपर उठाकर रखें ताकि खून का बहाव दिल की तरफ ज्यादा हो, और अगर बच्चा बेहोश है तो उसको एक तरफ करवट पर लेटाकर रखें ताकि अगर बच्चे को उल्टी हो तो वो उसके श्वास नलियों में ना जाए। इसके साथ ही ध्यान रखें, एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाने का समय नोट करें, मेडिकल अफसर को रोगी की स्थिति के बारे में बताएं। एड्रेनालिन इंजेक्शन लगने के बाद टीकाकरण कार्ड पर इसका उल्लेख करें। ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। सभी माता पिता और अभिभावक हम पर भरोसा करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एनाफिलैक्सिस से किसी की जान ना जाए। क्यों? अब सबको एनाफिलैक्सिस के बारे में सब याद रहेगा ना? हाँ दीदी, अच्छे से। इन सबको तो याद रहेगा। क्या आपको याद रहेगा? चलिए कुछ जरूरी बातों को फिर से दोहराएं। टीका लगने के बाद बच्चे और अभिभावक को आधा घंटा इंतजार करने को कहें। एनाफिलैक्सिस किट हर टीकाकरण सेशन में मौजूद होना जरूरी है। एनाफिलैक्सिस किट में मौजूद सामान की एक्सपायरी डेट के लिए हर 3 महीनों में मेडिकल अफसर से प्रमाणित कराएं। एनाफिलैक्सिस का जरा सा भी शक होने पर बिना देर किए बच्चे को एड्रेनालिन का एक डोज लगा दें। एड्रेनालिन देने से पहले शीशी पर एक्सपायरी डेट को देख लें। बच्चे को डोज चार्ट में देखकर आयु अनुसार ही एड्रेनालिन का डोज दें। एड्रेनालिन का डोज इंजेक्शन द्वारा जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में सीधे मांसपेशियों में लगाएं। एड्रेनालिन का डोज देने के बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल के मेडिकल अफसर को सूचित करें। एड्रेनालिन इंजेक्शन लगने के बाद टीकाकरण कार्ड पर इसका उल्लेख करें और बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। याद रखें, एनाफिलैक्सिस की शंका होने पर तुरंत एड्रेनालिन का एक डोज मांसपेशियों में लगाना सुरक्षित है और जान बचाने में कारगर हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। एएफआई अगर कोई होता है तो उसकी रिपोर्टिंग की एक टाइमलाइन जो भारत शासन ने तय की है। तो जैसे ही कोई एएफआई होता है उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन अपन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को या सेक्टर मेडिकल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे जिला टीकाकरण अधिकारी महोदय को इसकी अपन सूचना दे देंगे। 24 घंटे के भीतर हमने जो सूचना भेजी है
वो जिला स्तर पे पहुंच गई और जगह ने डिसीजन लिया है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं करना है। तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो 10 दिन के भीतर कवर कर लेना है, लेकिन शुरुआती जानकारी जो स्टेट को भेजनी है वो 48 घंटों के भीतर ही भीतर स्टेट को भेजी जानी है। तो जब भी एईएफआई हो तुरंत उसको नोटिफाई करते हैं ताकि 24 घंटे में हमारे पास जानकारी हो और हम अगले 24 घंटे में स्टेट को वो जानकारी दे पाए। फिर कोई भी एईएफआई होता है, अगर उसका सीआईएफ भरा जाना है तो 100 दिन के भीतर भीतर तक कैजुअलिटी असेसमेंट करना होता है। तो जितने जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो जाएंगी, विद इन 70 डेज सारी चीजें हो जाएं, ताकि 100 डेज तक अपन इंतजार ना करें, उसके पहले ही हम सारी चीजें कर लें। अब कुछ वैक्सीन जो अपने नियमित टीकाकरण सत्रों पे हम लगाते हैं, उसके बाद बुखार आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो कुछ वैक्सीन जिनमें कितने प्रतिशत बच्चों को बुखार आ सकता है और किस समय आ सकता है, तो उसकी जानकारी है। जैसे डीपीटी और पेंटा की अगर बात करें तो 40 से 75% तक बच्चों में बुखार आ सकता है और ये बुखार 24 घंटे के भीतर भीतर आ सकता है। वैसे ही आईपीवी में 38% और पीसीवी में 20% तक बुखार आने की संभावना है और ये बुखार 24 घंटों के भीतर भीतर आने की संभावना है। अगर एमआर की अपन बात करें तो एमआर में 5 से 15% तक बच्चों में बुखार आने की संभावना है। इसका जो विंडो पीरियड है वो 6 दिन से लेके 21 दिन तक हो सकता है। फिर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो 1 से 6% तक बच्चों में बुखार आ सकता है 24 घंटे के भीतर, और टीडी में 1% से कम बच्चों में बुखार आ सकता है। बाकी वैक्सीन क्योंकि अपने जिलों में चल नहीं रहे हैं तो उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा 24 घंटे के भीतर बुखार आने की संभावना है वो 3 टीके, एक पेंटावैलेंट, डीपीटी और आईपीवी, ये अपने नियमित टीकाकरण सत्रों पे लगाए जाते हैं और इनके बाद बुखार आना बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो टीकाकरण सत्रों पे जिनको भी हम पेंटावैलेंट और डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं उनको पैरासीटामोल की टैबलेट या जिन जगहों पे पैरासीटामोल सिरप चलता है तो सिरप दी जाती है। तो पैरासीटामोल एक ड्रग ऑफ चॉइस है बुखार के लिए और इसमें हल्के दर्द को कम करने की क्षमता भी होती है और छोटी वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी इसके होते हैं। तो पैरासीटामोल जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है अपने बुखार के लिए और दर्द के लिए। इजीली अवेलेबल है पैरासीटामोल और 2 से 3 घंटे इसकी हाफ लाइफ होती है, 3 से 5 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। जो डोज है पैरासीटामोल का वो 10 से 15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से अपन देते हैं। 10 से 15 mg पर केजी पर डोज, और 2 किलो से कम वजन के बच्चों को हम पैरासीटामोल नहीं देते। तो इस स्लाइड में जो मुख्य संदेश है वो है पैरासीटामोल का डोज जो कि 10 से 15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से होगा। कब इस्तेमाल करना है? जब बुखार आए तभी उसको इस्तेमाल करना है। पैरासीटामोल को अपन बुखार आने के पहले ही कि बुखार नहीं आएगा प्रोफाइलैक्टिकली यूज नहीं करते। जो बच्चे हैं वो 6 महीने से 6 सप्ताह तक के अपने टीकाकरण सत्रों पे आते हैं। कब हमें पैरासीटामोल देना है? तो अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा हो, या फिर बच्चे को छूने में हमें गर्म फील हो रहा हो। तो वैक्सीनेशन के बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे अपन बच्चे को पेंटावैलेंट लगा रहे हैं। 16 और 24 पे हम डीपीटी, 16 से 24 पे और 5 से 6 पे हम डीपीटी की खुराक बच्चे को दे रहे हैं। तो क्यों आपने पिछले स्लाइड में देखा ही है कि पेंटावैलेंट, डीपीटी और आईपीवी के साथ बुखार आना स्वाभाविक है, तो उसके बाद हमें पैरासीटामोल की उनको सलाह देनी पड़ेगी। जो डोज हमें देना है, तो अगर सिरप फॉर्म में पैरासीटामोल है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको ml में मेजर कर सकते हैं।
जो पैरासिटामोल सिरप है वो उसकी स्ट्रेंथ 125 पर mg 125 mg प्रति 5 ml स्ट्रेंथ होती है। और कुछ जगहों पे जहाँ पे टैबलेट चल रही है वहां पे 500 mg की टैबलेट उनके पास होती है। जो रिकमेंडेड डोज है 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट पर डोज के हिसाब से। तो उसमें अगर ml जहाँ पे सिरप देना है तो उसका डोज ml में 6 सप्ताह से 6 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml सिरप पैरासिटामोल अपन दे दें। अगर टैबलेट देना है तो 62.5 mg मतलब कि जो 500 ml की गोली है उसके 8 टुकड़े करने पड़ेंगे। फिर 6 माह से 24 माह का अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 ml सिरप पैरासिटामोल, नहीं तो गोली के 4 टुकड़े करके 1/4 हिस्सा 125 ml का उसको देना पड़ेगा। 2 से 4 का है तो 7.5 ml, 4 से 6 का है तो 500 ml तक अपन दे सकते हैं। और पैरासिटामोल 4 से 6 घंटे के अंतराल से अपन रिपीट कर सकते हैं। 4 घंटे के भीतर हमें रिपीट नहीं करना है क्योंकि पैरासिटामोल को इफेक्ट आने में 3 से 5 घंटे का समय है। तो कोशिश अपनी ये होनी चाहिए कि अगर अपन ने एक डोज अभी दे दिया तो दूसरा डोज हम 6 घंटे पे दें। और मैक्सिमम 4 डोज दे सकते हैं 24 घंटे में। 4 डोज से ज्यादा पैरासिटामोल के हमें नहीं देने। कुछ जो निर्देश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए हैं वो केयर गिवर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग हो गया बिफोर टीकाकरण के पहले, टीकाकरण के दौरान, टीकाकरण के बाद में। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा अगर रो रहा है तो वो शांत हो जाएगा और उसका दर्द कम होने में सहायता मिलती है। अगर बुखार आ रहा है तो कुछ और तरीके हैं, जैसे स्पंज, ठंडे पानी की पट्टी, या स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो अगर छोटा बच्चा है तो मदर या पेरेंट्स बच्चे के अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट देके उसका दर्द और उसके बुखार को कम कर सकते हैं। और अगर सिरप पैरासिटामोल दे रहे हैं या टैबलेट दे रहे हैं तो एएनएम बहन जी को उन्हें सारी जानकारी बता देना है कि कितने टुकड़े करने हैं, कैसे उसको 2 चम्मच के बीच में फंसा के कैसे पीसना है, कैसे उसको दूध में मिक्स करके बच्चे को खिलाना है। अगर बड़ा बच्चा है तो कैसे उसको खिला सकते हैं। सिरप बच्चे नॉर्मली अच्छे से ले लेते हैं, उसके साथ ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन टैबलेट के साथ दिक्कत होती है क्योंकि 500 mg की टैबलेट के बराबर हिस्से करना एक मुश्किल काम है। और बच्चे, अगर कोई बच्चा है तो वो इजीली पटक नहीं पाएंगे तो हमें बारीक पीस के उन्हें खिलानी पड़ेगी। तो ये चीजें अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर दें। रेफर करने की कब आवश्यकता है? अगर जो बुखार बच्चे को है वो बुखार के साथ साथ कोई अन्य खतरे का संकेत या लक्षण मौजूद है तो, जैसे कि वो फीड नहीं ले रहा है, मुंह से कुछ खा नहीं रहा है, जो भी खाता है उल्टी हो जाती है, बच्चे में झटके आ रहे हैं, लेथार्जी या अनकॉन्शियस है, मतलब बच्चे को नींद जैसी आ रही है या बेहोश है, उसकी सांस की गति तेज चल रही है, पेटे की या ब्लीडिंग किसी साइड से हो रही है, पेटे की मतलब लाल लाल चकत्ते। तो अगर उस तरीके के लक्षण है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन, अगर कोई साइनोसिस, नील रोग के लक्षण है, शरीर के अंग नीले पड़ रहे हैं तो उसमें, और 48 घंटे से ज्यादा का बुखार है तो उसमें। इन परिस्थितियों में हमें बच्चे को हायर सेंटर पे रेफर करना पड़ेगा। तो इनको अपन को ध्यान में रखना है। जब आप रेफर कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। उस मदर को और पेरेंट्स को बताएं क्यों रेफर कर रहे हो, मदर को ढाढ़स बताएं, काम करें, और एक रेफरल नोट बना के दें, जिस रेफरल नोट में आप सारी चीजें लिखेंगे कि कितना कौन कौन सी दवाई दी गई है, कौन सा वैक्सीन दिया गया है, किस समय दिया गया था, वो सारी जानकारी उसमें लिख दें। और अगर किसी मेडिकल सप्लाई की जरूरत है तो मदर को वो दे दें और एम्बुलेंस की व्यवस्था अवश्य कराएं। प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन, तो अगर बच्चे को बुखार है तो पैरासिटामोल देके उसका बुखार कम करने की कोशिश करें। अगर
बुखार के साथ साथ अन्य कोई लक्षण है जो IMNCI की गाइडलाइंस के हिसाब से, तो अगर वो लक्षण हैं तो हो सकता है एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता हो। तो एक बार जरूर देख लें कि बुखार के साथ साथ कोई अन्य ऐसे लक्षण तो नहीं है जिनमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दी जाती है। रेफरल नोट पे सारी चीजें लिख के रखें। जब रेफर कर रहे हो तो कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, अस्पताल का नाम अवश्य मेंशन करें आप रेफरल नोट में। AFI से संबंधित एक और वीडियो है कि कैसे AFI के केस को एक सिचुएशन दी गई है, उसमें हैंडल किया गया है। उस दिन भी हमारे गांव में टीकाकरण कैंप लगा था। मैंने हमेशा की तरह आशा बहन जी की सहायता